The Norman conquest of England in the Battle of Hastings is an important landmark in the history of English literature. It occurred in the year. ये बैटल ऑफ हेस्टिंग्स किस ईयर में हुआ था? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 1066। आइए जानते हैं बैटल ऑफ हेस्टिंग्स के बारे में। बैटल ऑफ हेस्टिंग्स 14 अक्टूबर 1066 को हुआ था। ड्यूक ऑफ नॉर्मेंडी जो कि नॉर्मन्स ड्यूक थे और किंग हेरोल्ड गॉडविंसन जो कि एंग्लो सैक्सन किंग थे, इन दोनों के बीच में ये युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध को फेमसली नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंग्लैंड के नाम से जाना जाता है और इसमें जीत जो है ड्यूक ऑफ नॉर्मंडी जो कि नॉर्मन्स थे उनकी हुई थी। इसमें हार हुई थी किंग हेरोल्ड गॉड विंसन का। इसी युद्ध के बाद एंग्लो सैक्सन पीरियड समाप्त होता है और एंग्लो नॉर्मन पीरियड स्टार्ट हो जाता है। 1066 से ही एंग्लो नॉर्मन पीरियड स्टार्ट होता है। Out of four chief dialects that flourished in pre-Chaucerian period, the one that became the standard English in the Chaucer's time, चासर्स के समय में जो चार लैंग्वेज थी, प्री चासरियन टाइम में जो चार लैंग्वेज थी, नॉर्थर्न, ईस्ट मिडलैंड, वेस्ट मिडलैंड और साउथ, इन चारों में से कौन सी फेमस हुई चासर्स के टाइम में? करेक्ट आंसर इसका होगा बी, द ईस्ट मिडलैंड। चासर के समय में ये स्टैंडर्ड लैंग्वेज बन गई थी। आइए एज ऑफ चासर के बारे में जानते हैं। एज ऑफ चासर की टाइम लाइन है 1340 टू 1400 के बीच में, द फर्स्ट सिग्निफिकेंट पीरियड इन द लिटरेरी हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड। और इसी को कहा जाता है कि इट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ ए न्यू इरा, न्यू लैंग्वेज एंड न्यू लिटरेचर। तो न्यू इरा था नई लैंग्वेज के लिए और नई लिटरेचर के लिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट्स जो इसमें हुए, 100 ईयर्स वार हुए, ब्लैक डेथ हुआ, पीजेंट्स रिवॉल्ट हुआ, कोलार्ड्स मोमेंट हुआ और रिवोल्यूशनाइज्ड लैंग्वेज आया। चासर को इस समय में फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के नाम से, इसी टाइम को फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर चासर को जाना गया और फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री भी चासर को ही कहा जाता है, उनकी ग्रेट अचीवमेंट्स की वजह से ही। तो फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर और फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री चासर को कहा जाता है। जाफरी चासर को देख लेते हैं, उनका क्या रहा कि ये पैदा हुए 1343 ईस्वी में लंदन में। इनकी डेथ हुई 25 अक्टूबर 1400 ईस्वी में। इनकी ये 56-57 की साल की थी उस वक्त में। इनको एडवर्ड एल्बर्ट ने द अर्लीस्ट ऑफ ग्रेट मॉडर्न्स कहा था। इनको द मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेशा भी कहा जाता है चासर को। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। इनके मेजर वर्क्स जो थे, द बुक ऑफ द डचेस, द हाउस ऑफ फेम, एनेलिडा एंड आरसाइट, पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स, ट्रायलस एंड क्रेसीड, द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन, कैंटरबरी टेल्स, ए ट्रीटाइज ऑन द एस्ट्रोलेब, जैसे बहुत सारे सिग्निफिकेंट और इम्पोर्टेंट वर्क्स थे जो कि चासर ने लिखे थे। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Geoffrey Chaucer introduced the heroic couplet in English verse and invented। इंग्लिश वर्स में जाफरी चासर ने हीरोइक कपलेट को इंट्रोड्यूस किया था और इन्वेंट क्या किया था? चार ऑप्शन आपके पास है। हीरोइक कपलेट को इंट्रोड्यूस किया और उन्होंने इन्वेंट किया था राइम रॉयल को। सोनेट आप जानते हैं, सोनेट 14 लाइन की होती है। ब्लैंक वर्स को फ्री वर्स कहा जाता है, यानी वो फ्री होती है। ओटावा राइमा और राइम रॉयल के बारे में हम जान लेते हैं। वैसे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है राइम रॉयल। ओटावा राइमा 8 लाइन की होती है, लेकिन राइम रॉयल जो है इसको चासर ने ट्रायलस एंड क्रेसीड में और दूसरी नैरेटिव पोएम में इंट्रोड्यूस किया था। राइम रॉयल जो होती है वो 7 लाइन की होती है। आयम्बिक पेंटामीटर की स्टैंजा होती है। इसकी राइमिंग होती है ए बी बी सी
BEC। ओटावा राइमा 8 लाइन का होता है। इसको सर थॉमस याट ने इंग्लिश में इंट्रोड्यूस किया था। इसकी राइमिंग स्कीम होती है CBABABCC। ये था ओटावा राइमा। ये क्वेश्चन है, हु एमंग द फॉलोइंग हैज बीन कॉल्ड द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन। मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसा जॉफ्री चासर को कहा जाता है, लेकिन मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन इन चारों में से किसे कहा जाता है? करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन ए, वाइक्लिफ, जॉन विक्लिफ। इन्होंने जो है न्यू टेस्टामेंट को लिखा था, बाइबल को ट्रांसलेट किया था। मालोरी जो है, मालोरी मोर्टेड आर्थर, इन्होंने लिखा है चासर के बारे में, हमने अभी पढ़ा ही। और विलियम कैक्सटन जो थे, उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस को इंट्रोड्यूस किया था। Lampoon is a crude, defamatory satire usually attacking a an। तो लैम्पून क्या होता है ये पूछा गया है कि किस पे सटायर किया जाता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा इंडिविजुअल। लैम्पून जो होता है वो अम्यूजिंग वे में कुछ ऐसे वर्ड कह देना होता है, किसी का सटायर करना या किसी का मजाक बनाना होता है। वो इंडिविजुअल के लिए होता है, किसी इंस्टीट्यूशन के लिए होता है। तो इंडिविजुअल इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। लैम्पून क्या होता है? ए पीस ऑफ राइटिंग दैट क्रिटिसाइजेस somebody or something and makes them ridiculous। तो इसे लैम्पून कहा जाता है, जो कि क्रिटिसाइज करता है लेकिन अम्यूजिंग वे में करता है। पन भी यही होता है, लेकिन पन जैसे हिंदी में श्लेष अलंकार होता है कि वर्ड के दो मीनिंग होते हैं या फिर डिफरेंट वर्ड सेम साउंड के होते हैं, उसको पन कहा जाता है। लैम्पून और पन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। Burns, oh my loves, like a red red rose is an example of। बंस की जो कविता है ओ माई लव्स लाइक ए रेड रेड रोज, ये किस चीज का एग्जाम्पल है? ये सिमिली का एग्जाम्पल है। सिमिली का क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं कि इस पोएम के टाइटल में ऊपर जो है लिखा है लाइक, और जिस किसी लाइन में लाइक एज सो आता है वो सिमिली का एग्जाम्पल होता है। सिमिली मेटाफर आप जानते हैं कि उसमें लाइक एज सो नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, ए वुमेन किल्ड विद काइंडनेस, दिस टाइटल इज एन इंस्टेंस ऑफ। ए वुमेन किल्ड विद काइंडनेस जॉन वेबस्टर की रचना है, और इसमें जो है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन सी, पैराडॉक्स इसका करेक्ट आंसर होगा। ए वुमेन किल्ड विद काइंडनेस जॉन वेबस्टर की रचना है, और पैराडॉक्स इसमें करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। Who is not a member of the Cockney School out of the following? कॉकनी स्कूल के मेंबर कौन नहीं थे? हैजलिट, डी क्विंसी, लैम्ब, लाई हंट। डी क्विंसी इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी। हैजलिट, लैम्ब, लाई हंट, जॉन कीट्स, बीबी शैली, ये सारे लोग जो थे वो कॉकनी स्कूल के मेंबर थे। कॉकनी स्कूल रिफर्स टू a group of poets and essayists writing in England in the second and third decades of the 19th century।
ये कॉकनी स्कूल के बारे में है। और यूनिवर्सिटी विट्स is a phrase used to name a group of late 16th century English playwrights and pamphletiers who were educated at the universities Oxford and Cambridge। ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के जो एजुकेटेड थे उन लोगों को, जो पॉपुलर हुई है लेकिन सेकुलर राइटर के रूप में, 7 लोग थे। उन सातों के नाम आपको लिखने हैं और कमेंट बॉक्स में आप ये बताइए कि उनमें से कौन कौन ऑक्सफोर्ड से पढ़ा हुआ था और कौन कौन कैम्ब्रिज से पढ़े हुए राइटर्स थे। बढ़ते हैं अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who among the following had called Wordsworth a moral eunuch? वर्ड्सवर्थ को मोरल यूनक किसने कहा था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, बायरन। तो बायरन ने ही वर्ड्सवर्थ को मोरल यूनक कहा था। एक क्वेश्चन और है कि ईगोटिस्टिकल सबलाइम किसने कहा था वर्ड्सवर्थ को? वो जॉन कीट्स ने कहा था। तो आइए जान लेते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में थोड़ा सा। जो वर्ड्सवर्थ थे वो 1770 में पैदा हुए थे और 1850 ईस्वी में इनकी डेथ हो गई थी। ये एक इंग्लिश रोमांटिक पोएट थे जिन्होंने सैमुअल टेलर कॉलरिज के साथ रोमांटिक एज को लॉन्च किया था, यानी रोमांटिक एज की शुरुआत की थी इंग्लिश लिटरेचर में। और इन दोनों लोगों ने एक पब्लिकेशन स्टार्ट की थी 1798 ईस्वी में, लिरिकल बैलेड्स। और इसी वर्क को स्टार्ट करके इन लोगों ने इस एज की शुरुआत की थी। इनके मेजर वर्क्स को आप लोग देख सकते हैं, कई सारे इनके डैफोडिल्स हैं, आई वॉन्डर्ड, लोनली एज अ क्लाउड है, लूसी ग्रे है, 3 इयर्स ग्रू है। ऐसे कई सारे रचनाएं इनकी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। Who was called by Keats as the egotistical sublime? egotistical sublime किसको कहा गया था? कीट्स ने किसे कहा था? करेक्ट आंसर इसका है विलियम वर्ड्सवर्थ, जो कि रोमांटिक पोएट थे। अभी हमने इनके बारे में पढ़ा है। कीट्स ने क्या कहा था कि ब्यूटी इज ट्रुथ, ट्रुथ ब्यूटी, दैट इज ऑल ये नो ऑन अर्थ एंड ऑल ये नीड टू नो। ये का मतलब यू। तो ब्यूटी इज ट्रुथ, ब्यूटी ही ट्रुथ है और ट्रुथ ही ब्यूटी है। दैट इज ऑल वी नो ऑन अर्थ, जो कि हम अर्थ पे जानते हैं। एंड हमको जानना भी चाहिए, जानने की ज़रूरत भी है। इसी कोट के साथ हम इस वीडियो को ख़त्म कर रहे हैं।